हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रश्मि की शादी अंगद से होती है और जब वो ससुराल में जाती है तब उसके ससुराल में उसकी सास कोकिला, ससुर इंद्रनील, ननद निमि और एक विधवा जेठानी विद्या होते हैं। घर वाले रश्मि संग अच्छा और विद्या संग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और ये देख रश्मि को बहुत बुरा लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई विद्या बहू? अरे हमारे लल्ला को गए अब तक 1 साल भी नहीं हुआ और तूने ये अपने हाथों में मेहंदी रचा ली, बेशरम औरत। माँ जी, वो सावन मिलने का त्योहार आने वाला है, उसी खुशी में। माँ, मैंने तो विद्या भाभी को रोका था लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। अरे बड़ी बहू, शायद तुम भूल रही हो कि तुम एक विधवा हो, एक सुहागन नहीं, एक अभागन हो, और तुम अब अपने जीवन में कोई त्योहार नहीं मना पाओगी। लेकिन पापा जी, ऐसी कौन सी किताब या ग्रंथ में लिखा है कि एक पति के जाने के बाद एक पत्नी को अपनी सारी खुशियां त्यागनी पड़ती हैं? बोलिए। ए रश्मि बहू, नई नवेली है तो चुप रहे, ज्यादा नए जमाने के विचार मत दे। हमें अच्छी तरह पता है क्या सही है और क्या गलत। चल अब जाकर ओखल में मसाले पीस, आई बड़ी। विद्या भावुक होकर रसोई में चली जाती है। घर वाले उसे दिन भर काम करवाते रहते हैं और उसे हर घड़ी हर पल बस ताने ही देते रहते हैं। ओफो विद्या भाभी, ये चाय तो पूरी की पूरी फीकी है। एक काम करो, आप नई चाय बना लाओ और हाँ, चाय देने के बाद ना मेरे सर की मालिश भी कर देना, ठीक है? लेकिन निम्मी, मेरे हाथों में मसाले पीस पीस कर छाले आ गए हैं। अब मैं मालिश करूं तो कैसे करूं? चाय ही मुश्किल से बना पाई हूँ। हमें ना पता, तुझे सारा काम करना होगा, समझी तू? वरना मैं तुझे अगले 10 दिनों तक भूखा प्यासा रखूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? घर से बाहर निकालने पर यह मनहूस कहाँ जाएगी? इसका तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, अनाथ जो ठहरी। हाँ। घर वाले विद्या का खूब मजाक उड़ाते और ताना कसते और बेचारी विद्या चुपचाप सारा अपमान सहकर बैठ जाती। रश्मि को ये सब देख देख कर बहुत बुरा लगता, लेकिन अगर वो कुछ बोलने जाती तो उसके सास ससुर उसे चुप करा देते हैं। एक दिन घर में रहने के लिए एक किराएदार दीपक आता है। दीपक का तबादला नए शहर में होने के कारण अब वो किराए पर इंद्रनील के घर में रहने लगता है। मिलिए दीपक से, यह है हमारा नया पेइंग गेस्ट। इसकी अभी अभी हमारे शहर में जॉब शिफ्ट हुई है, इसलिए ये यहाँ ही रहेगा। विद्या बहू, अरे जाकर ऊपर का बरसाती का कमरा खोल दे और दीपक को कमरा दिखा दे। जी माँ जी। विद्या दीपक को कमरा दिखाती है और जब दीपक विद्या को पहली नजर में देखता है तभी उसे उससे प्यार हो जाता है। दीपक जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर कहिएगा। ये जग ये खाली है, मैं इसमें पानी भर के आती हूँ। धन्यवाद विद्या जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मानो कोयल गा रही हो। क्या आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना सकती हैं? जी जी, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। विद्या शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही दीपक और विद्या दोनों एक घर में रहकर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और चुपचाप ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। विद्या जी, क्या हुआ विद्या जी? कुछ नहीं, बस वो ये सब्जी काटते वक्त चोट लग गई। दीपक फर्स्ट एड बॉक्स लाकर विद्या के हाथ में मरहम पट्टी करने लगता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी वहां पर कोकिला आ जाती है। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? खाना बनाना छोड़कर मरहम पट्टी? दीपक, तुम तो ऑफिस में काम करते हो ना, फिर डॉक्टर कब से बन गए? हाँ? वो माता जी, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकले, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी। ठीक है। दीपक वहां से चला जाता है और विद्या कोकिला को देखकर थर थर कांपने लगती है। क्यों री, कलमुही, करमजुली है, नासपीटी, बहुत मरहम पट्टी लगवा कर लेने का शौक है, हैं? चल तुझे ना मैं अभी बताती हूँ। नहीं माँ जी, वो मैं। अरे चुप हो जा तू, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे, काम पर ध्यान दे वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। हाँ
दीपक और विद्या दोनों अब चुपचाप मिलते हैं, लेकिन सावधानी से। एक रात 12 बजते ही दीपक विद्या को छत पर बुलाता है और उसे केक देते हुए कहता है, जन्मदिन मुबारक हो विद्या जी। ये रहा आपका बर्थडे केक, अब इसे काटिए, 12 बज चुके हैं। आप सच में कितने अच्छे हैं दीपक जी। आपको मैंने उस दिन जन्मदिन की तारीख कही थी और आपने अब तक उसे याद रखा। धन्यवाद दीपक जी, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तभी निम्मी उन दोनों को छत पर देख लेती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को छत पर बुला लेती है और विद्या और दीपक के प्यार के बारे में सबको पता चल जाता है। मुझे तो इन दोनों पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने इन दोनों को रसोई में साथ देखा था और ये बेशरम दीपक इस विद्या के हाथ पर मरहम पट्टी लगा रहा था। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई बड़ी बहू? भाभी, आप एक विधवा हो। अभी तक भैया को गए ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ और आपने तो 1 साल के अंदर ही। तो इसमें गलत क्या है देवर जी? क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं अपने जीवन की नई शुरुआत? क्यों? जब एक आदमी की बीवी की मृत्यु होती है तभी वो आदमी 1 महीने के अंदर दूसरी शादी कर लेता है और पूरा समाज उसके इस फैसले में उसका साथ देता है। तो फिर जब एक औरत ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाया तो उसमें क्या हो गया? बस अब बहुत हुआ। ए विद्या बहू, चल तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। और दीपक, तू अभी के अभी अपना सामान लेकर यहाँ से निकल, समझा? इंद्रनील दीपक का सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देता है और कोकिला लकड़ी से विद्या को मारती है। तभी रश्मि उसे रोकती है। बस माँ जी बस, मत मारिए जेठानी जी को। अरे क्या गलत किया है इन्होंने? क्यों इतना जुर्म कर रही हैं आप इन पर? ये देखिए, ये चिट्ठी मुझे जेठ जी के कमरे से मिली है। जब वो अपनी बीमारी में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे तभी उन्होंने ये लिखी थी। पढ़िए इसे। चिट्ठी? वो भी भैया ने लिखी? विद्या, ये चिट्ठी मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अब मैं और कितने दिनों का मेहमान हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि मेरा इस दुनिया से जाना निश्चित है और मेरे जाने के बाद तुम पूरी तरह अकेली पड़ जाओगी विद्या। लेकिन मैं तुम्हें मरने के बाद दुखी नहीं देखना चाहता। तुम मेरे लिए किसी भी चीज का त्याग मत करना। साज श्रृंगार करना, गोलगप्पे खाना, गाने सुनना और उन्हें गुनगुनाना, त्योहारों में भी सज धज कर मुझे याद करना। और हाँ, अगर जीवन में मेरी तरह कोई मिले तो उसे जाने मत देना, क्योंकि जीवन मेरा खत्म होने वाला है, तुम्हारा नहीं। जेठानी जी ने इस घर को हमेशा से अपना ही समझा है और अब मैं आप सबसे एक आखिरी गुजारिश करती हूँ। प्लीज अपने स्वर्गवासी बेटे की खुशी के लिए जेठानी जी की खुशी का मान रखिए। हाँ माँ पापा, विद्या भाभी को दर्द में देखकर भैया की आत्मा भी तड़प रही होगी। शायद तुम सही कह रहे हो। माफ करना विद्या बहू, लल्ला के जाने के बाद हम कुछ ज्यादा ही निर्दयी हो गए थे। लेकिन अब हम तुमसे वादा करते हैं कि हम मिलकर तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। तुम हमारी बहू नहीं हो विद्या, तुम हमारी बेटी हो और हम यहाँ मान कर चलते हैं कि दीपक ही हमारा लल्ला है। और इस तरह पूरा परिवार विद्या और दीपक के प्यार को स्वीकारता है और विद्या की दूसरी शादी हो जाती है। संजना अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी और सौतेली बहन गुंजन के साथ रहती है। उसके पिता राजेंद्र की मौत के बाद मीनाक्षी ने सारी जायदाद हड़प ली थी और अब वो और उसकी सगी बेटी गुंजन दोनों बेचारी संजना संग किसी नौकरानी की तरह पेश आ रहे होते हैं। संजना की आवाज बहुत मीठी होती है और उसे गाना गाना बहुत पसंद होता है। ओ मैडम, अपना ये गाने का टेप बंद कर अब, वरना एक लपड़ लगाऊंगी। चल चल जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करके चमका दे। मेरी सहेलियां आ रही हैं, किटी पार्टी है आज। ठीक है माँ। 1000 बार कहा है तुझसे कि मुझे अपनी माँ मत कहा कर। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और कुछ नहीं, समझी तू? तुझे हम पाल रहे हैं, वही अपना सौभाग्य समझ, वरना सड़क के कुत्ते के जैसे हाल हो जाते तेरे। हाँ, आई बड़ी। और हाँ, तुझे मेरा प्रोजेक्ट भी करना है और बाद में मेरे लिए 2 चीनी वाले पराठे और चाय लाना मेरे कमरे में।
ठीक है गुंजन। संजना बेचारी दिन भर सिर्फ काम ही करती रहती। एक दिन उसके हाथों से तेल का पैकेट फटकर तेल पूरे फर्श पर गिर जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अरे मर गई, या, 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 या। कमर की हड्डी चकनाचूर हो गई, ये मेरी तो कमर गई। माफ कर दीजिए माँ, वो मेरा मतलब मालकिन, वो मुझसे गलती से ये तेल का पैकेट वो। तभी मीनाक्षी संजना को बेलन से मारती है। अरे क्यों रही कलमुही कहीं की, अरे तूने तेल को क्या पानी समझ रखा है? पता है तेल का भाव क्या चल रहा है आजकल? सारे तेल का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी कमर भी तोड़ दी। अरे ले और ले, और ले। मत मारिए, दर्द हो रहा है मुझे, मत मारिए। माँ, इसे और मारो, इसने मेरे प्रोजेक्ट को भी अच्छे से नहीं किया। वो बेवकूफ सुष्मिता क्लास में नंबर 1 आई, जबकि नंबर 1 मुझे आना था। इस तरह मीनाक्षी और गुंजन दोनों संजना पर भरपूर अत्याचार किया करते। वो घर मानो संजना के लिए जेल बन गया था, जहां उसे रोज मार पड़ती थी और उसे रोज ढेर सारा काम करना पड़ता था। गुंजन के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, लेकिन बेचारी संजना तो सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ी थी। अब दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। हेलो संजना, एक बात कहूँ, तुम ना बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हो। मेरी शादी में मेहंदी आर्टिस्ट का खर्च बच जाएगा। तुम जो हो मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, मुझे तुम जैसी नौकर मिली है, जिसे मैं जो आदेश दूं वो उसका पालन करती है। संजना को उस बात का बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब संजना छत पर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसके हाथ पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण डॉक्टर उसके ये कह देते हैं कि वो अब फिर कभी उस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। ओहो, अब तो तू कभी भी इस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। एक हाथ से कौन तीर मार देगी तू, हैं? अब तू हमारे किसी काम की नहीं है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तेरी शादी बस अब करा दूंगी। क्या माँ, आप मुझसे पहले संजना की शादी करा रही हो? लेकिन क्यों माँ? चुप कर, तू है चुप कर गुंजन। मैं अब इसकी शादी कराने वाली हूँ और वो तय है। मीनाक्षी एक ज्यादा उम्र वाले आदमी से संजना की शादी करा रही होती है। उस आदमी का नाम विनोद होता है। लड़की तो अच्छी है मीनाक्षी जी, बस रकम कुछ ज्यादा लग रही है। अरे ओ विनोद के बच्चे, खुद को हीरो समझ रखा है क्या तूने? अपनी शक्ल और उम्र देखी है? जितना कह रही हूँ उतनी ही रकम दे और ज्यादा भाव ताव मत कर मेरे साथ। लड़की का एक हाथ भले ही काम से गया है, लेकिन पूरी की पूरी वो तेरी ही है। बुढ़ापे में तुझे ऐसी लड़की कहीं मिलेगी भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसों का बंडल। मीनाक्षी विनोद से पैसों का बंडल लेती है और वो बेचारी संजना की जबरदस्ती विनोद संग शादी करा देती है। मालकिन ये आपने क्या कर दिया? ये किस पिंजरे में भेज रही हो आप मुझे मालकिन? वो भी एक बूढ़े आदमी के साथ। मुझे नहीं जाना है। ज्यादा रोना धोना तो मत कर और चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर चली जाए यहाँ से। हाँ। विनोद संजना का हाथ कस के पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब घर जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी संजना लैंप उठाकर उसका सर फोड़ती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। विनोद संजना को बैम्बू से मारने लगता है और संजना बेचारी दर्द से कराहते हुए जोर जोर से रोती है। नहीं, नहीं। तभी अचानक से वहां पर संजना को एक मिर्ची पाउडर का डिब्बा दिखता है। वो उसे खोलकर विनोद के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंककर वहां से भाग जाती है और विनोद की आंखें जलने लगती हैं और वो चीखते तड़पते रह जाता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। संजना भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो ट्रेन में बैठकर एक नए शहर में पहुंच जाती है। वहां पर वो काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा एक ही हाथ काम करता है, दूसरे से तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब इस एक हाथ के साथ मैं क्या करूं?
संजना मंदिर के बाहर बैठकर गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग उसे पैसे देने लगते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अरे वाह वाह, क्या मधुर आवाज है तुम्हारी बेटी। बिल्कुल मीराबाई की तरह गा रही हो तुम तो। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा साक्षात धरती पर अवतरित हुई है। धन्यवाद काका, धन्यवाद दीदी। ये लो बेटी, ये पैसे शगुन के तौर पर रख लो। और ये लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे हैं, और ये खाना भी रख लो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का पता ही नहीं चलता कब मंदिर के बाहर गाने वाली संजना एक बड़े सिंगिंग कंपटीशन को जीतकर सीधे फिल्मों में गाने लग जाती है और देश की सबसे बड़ी सिंगर बन जाती है। जब वो एक दिन अपने गांव में एक कॉन्सर्ट करने आती है, तभी गांव में ज्यादा लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा और जाहिर सी बात है मालकिन और गुंजन को भी पता नहीं होगा। मैं उनसे मिलाती हूँ या फिर उन्हें दूर से ही देख लूंगी। संजना मीनाक्षी और गुंजन के घर के बाहर से झांकती है। तभी वो देखती है कि गुंजन का पति उसे बेल्ट से मार रहा है और व्हील चेयर पर बैठी हुई बूढ़ी मीनाक्षी कुछ कर नहीं पा रही है। हे भगवान, ये क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। आह आह! अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। संजना पीछे से आकर उस आदमी को मारती है और उसे रस्सी से बांध कर रखती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके जाती है। मीनाक्षी और गुंजन को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे संजना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तूने सौतेली होकर भी मुझे कभी परायों जैसा नहीं समझा। मार खाती थी लेकिन कभी कुछ नहीं बोला, और मैं बहुत बुरी हूँ। माफ कर दो संजना, आज अगर तुम नहीं होती तो वो मेरी जान ही ले लेता। आजा मेरी बच्ची, अपने माँ के पास आजा। माँ। संजना भावुक होकर मीनाक्षी के गले से लगकर रोती है। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और सौतेले रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और तीनों शहर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।